MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उम्मीद करते हैं आप सभी सेहतमंद होंगे, फिट होंगे। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास। दर्शकों, आज की पहली खबर बता रहा हूं आपको संसद से। आज संसद में जबरदस्त जंग होने लगी दर्शकों, तकरार बढ़ गई। मुद्दा था भारत चीन का। मुद्दा किसने उठाया दर्शकों? राहुल गांधी। लेकिन वो बोल रहे थे डोकलाम डोकलाम डोकलाम, लेकिन वो निकला गलवान गलवान गलवान। राहुल इनसे अनजान है दर्शकों। आपको दिखाता हूं मैं आज हुआ क्या। दिखाइए पहली तस्वीर। सबसे पहले आपको बता दूं, वो डोकलाम हो, लद्दाख हो, गलवान हो, कहीं भी हो, भारत की सेना आपकी और हमारी सुरक्षा में तैनात है। ये पार्टी सुन लें जो सवाल उठा रहे हैं सेना के शौर्य पर, और तस्वीर देख लें भारतीय सेना की। एमएन सुनाइए। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, जो किताब इस दुनिया में है ही नहीं, महज उसकी तस्वीर है दर्शकों। किताब में क्या है क्या नहीं है ये अलग बात है, किताब छपी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी कहीं से एक मैगजीन उठा लाए और उन्होंने आज ये मैगजीन जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसी से जुड़े हुए उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। अब मैं आपको सुनवाता हूं राहुल गांधी ने कैसे भारत चीन का बॉर्डर पर जो घटना घटी उसका मुद्दा उठाया। सुनवाइए। I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. It'll take a little while. So this is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam. And the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book, the tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. अब दर्शकों, राहुल जब सवाल उठाए वो भी सेना पर, तो फिर संसद में हंगामा मचना ही था। सुनवाइए जरा कैसे हंगामा होने लगा राहुल के बयान के बाद। फुल फ्रेम दिखाइए। किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन में ही समाप्त हो। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो, तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। अब अमित शाह ने राहुल गांधी को बता दिया कि जो आप मुद्दा उठा रहे हैं वो है ही नहीं। लेकिन आपको बता दूं दर्शकों मैं तस्वीर, और मैं कहना चाहता हूं ये बड़े गर्व से कि भारत की सेना चाहे गर्मी हो या फिर माइनस में तापमान, देख रहे हैं ना आप कैसे सुरक्षा में तैनात है, उससे कोई समझौता नहीं करती। सुनवाइए जरा। अब दर्शकों मैं आपको वो तस्वीर दिखाने वाला हूं जिसकी चर्चा हो रही है, और इस तस्वीर को रखिएगा, फुल फ्रेम ना करें। यह है तस्वीर 2017 की दर्शकों, और मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये तस्वीर। आपने दिन भर सिर्फ बवाल सुना है, लेकिन कैसे अलग अलग जगह पर ये वो इलाका है दर्शकों, ये जो आप देख रहे हैं ये झड़प हुई थी, और इसी से आप समझ सकते हैं कि इस झड़प के बाद हालात काफी तनावपूर्ण हो गए थे।
अब दर्शकों मैं आपको दिखा रहा हूं, इसी का जिक्र हो रहा है। ये आप देखिए बॉर्डर है, ये जो आप देख रहे हैं ये हो गई बॉर्डर, और यहां आप देख रहे हैं चाइनीज ट्रूप्स हैं, चाइनीज टैंक्स हैं। लेकिन आधी अधूरी जानकारी इसे ही कहते हैं, बस आपको यहीं तक बताया गया, लेकिन ये नहीं बताया कि भारत के टैंक भी यहां पर खड़े हुए थे। देख रहे हैं आप, यानी भारत की सेना यहां पर मौजूद है, चीन की सेना यहां पर मौजूद है। और ये आम बात है दर्शकों, अगर आप पेट्रोलिंग करेंगे ऊपर, अगर आप जाएंगे लद्दाख के पास, तो आपको ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी। लेकिन कभी कभी जब संघर्ष की स्थितियां बनती हैं तो दोनों सेना आमने सामने भी होती हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगली तस्वीर दिखाइए। अब यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, राहुल गांधी कहते हैं, जो तस्वीर दिखाई उसका वीडियो, कि 100 मीटर दूर थे चीनी टैंक। तो भाई भारत क्या कर रहा था? भारत ये कर रहा था, राहुल गांधी जी, आर्मी तैयार थी। देख लीजिए फुल फ्रेम, दोनों तस्वीर दिखाइए जरा ध्यान से हमारे दर्शकों को। अब राहुल गांधी ने सवाल उठा दिया, लेकिन दर्शकों बड़ी बात क्या है, ये सिर्फ सवाल सियासी सवाल हैं, लेकिन सेना पर सवाल नहीं होने चाहिए। जुड़ी हुई रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं, फिर बताऊंगा कि आखिर इसकी असल वजह क्या है, पूरा मामला क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। पहले रिपोर्ट देखिए। It'll take a little while. So this is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। ना भूगोल पता ना इतिहास, फिर भी छेड़ दिया डोकलाम राग। जब दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य की चर्चा है, तब राहुल का डोकलाम राग किस मिशन का हिस्सा है? 4 Chinese tanks were entering Indian territory. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. जिस चीन को गलवान में स्वाद चखाया, जिस चीन को डोकलाम में औकात बताई, उसी सेना के शौर्य पर इतना बड़ा सवाल, न जनता को मंजूर, ना ही संसद को। क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। डोकलाम हो या गलवान, हिंद के जाबाज सरहद पर अपना शौर्य दिखाते रहे हैं। दुर्गम चोटियों पर, बर्फीली रास्तों पर मौत से आंख मिलाते रहे हैं। फिर उनके शौर्य पर सवाल क्यों? 2017 में बाकायदा एक फिजिकल मैन टू मैन फाइट चली इस बात के लिए कि उन्होंने चाइना की उस रोड को वहां पर निर्माण नहीं होने दिया। दुख की बात यह है कि जब ये चल रहा था उस समय राहुल गांधी चाइना के एम्बेसडर के साथ डिनर कर रहे थे। आज राहुल गांधी के उस किताबी दावे का सच आपको बताएंगे, जो सेना के शौर्य पर, हिंद की संप्रभुता और देश की अखंडता पर सवाल उठाता है। बस देखते जाइए। लेकिन दर्शकों, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आज संसद में क्या हुआ है, क्योंकि संसद का मामला काफी गंभीर था और चर्चा हो रही है तो गंभीरता से चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन आज तो दर्शकों उल्टा ही हो गया। जब जब दुनिया में भारत के शौर्य का गुणगान हो रहा होता है, तब तब देश में ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जो भारत पर सवाल उठाते हैं, सेना पर सवाल उठाते हैं। और लोकसभा में आज राहुल गांधी ने ऐसे ही एक बयान दिया और उस पर बवाल हो गया। जब राहुल गांधी दर्शकों पूर्व आर्मी चीफ के खिताब के हवाले से डोकलाम का मुद्दा उठाते, राहुल गांधी कहते हैं 4 चीनी टैंक डोकलाम सीमा में पहुंच गए थे। राहुल गांधी ने इतना कहा कि लोकसभा में भारी बवाल मच गया, क्योंकि राहुल गांधी ये बयान जिस किताब के हवाले से दे रहे थे वो पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की किताब, जो पब्लिश नहीं हुई है, यानी वो किताब ही नहीं है। सोचिए आप, जबकि नियम क्या कहता है संसद का दर्शक, अनपब्लिश, जो पब्लिश नहीं हुई है उस किताब को आप कोट नहीं कर सकते, यानी उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि किताब है ही नहीं।
राहुल गांधी ने सबसे पहले तो एक बार फिर संसद का नियम तोड़ा दर्शकों, और दूसरी तरफ राहुल ने सेना के शौर्य पर सवाल उठाए। बताइए आप, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? लेकिन इससे भी बड़ी बात, राहुल गांधी को भारत का भूगोल नहीं पता। राहुल गांधी जिसे डोकलाम बता रहे हैं दर्शकों, दरअसल वो लद्दाख की घटना है। लद्दाख में एलएसी के पास रेचिनला में यह टकराव 2020 में हुआ था। लेकिन राहुल गांधी ने जो दावा किया वो एक तरह से आधा सच है। राहुल गांधी को यह बताना चाहिए कि जो टैंक घुसे थे वो कहां चले गए। फिर अगर भारत ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की तो वो टैंक खुद क्यों चले गए, कैसे चले गए? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सामने ही बैठे थे। उन्होंने राहुल गांधी के इस बयान पर तुरंत विरोध जताया। और मैं आपको बताता हूं दर्शकों, एक तरफ राहुल गांधी सवाल उठा रहे थे, दूसरी तरफ जवाब दिया राजनाथ सिंह ने। दोनों को सुनवाता। This is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. जो बात जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, यह इसकी जानकारी उनको कहां से प्राप्त हुई है, इसके आधार क्या है, मैं जानना चाहता हूं। यह पूरी तरह से काल्पनिक बातें यहाँ पर सदन के समक्ष रखकर पूरे सदन को गुमराह, केवल सदन को ही नहीं बल्कि सारे देश को यह गुमराह करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर इन्हें बोलने से रोका जाए। दर्शकों, जो किताब आई नहीं वो कैसे पढ़ ली गई, सवाल तो ये खड़ा होता है। इसलिए एक्सपर्ट से भी हमने पूछा, अब वो राहुल के बयान पर क्या कह रहे हैं आप खुद ही सुनिए दर्शकों। जब चाइना के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा था तब एक ऐसा पॉइंट आया जब चाइना ने अपने टैंक्स और ट्रूप्स रेजिंगला और रेचिनला इसके ऊपर तैनात कर दिए, जिसकी वजह से कैलाश रेंजेस में जहां हमारे ट्रूप तैनात थे उनको थ्रेटन होने लगे। लिहाजा उस समय नरवणे जो उस समय के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने बातचीत की डिफेंस मिनिस्टर से, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से, फॉरेन मिनिस्टर से। इन लोगों ने शायद प्राइम मिनिस्टर से बात की। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो वो ठीक समझे करें, यानी कि टैक्टिकल कमांडर को एक खुली छूट दी गई जैसे ऑपरेशन सिंदूर में दी गई थी। और अगर ना भी दी गई होती तो टैक्टिकल कमांडर खुद इसका डिसीजन ले सकता था। क्या नाथुला के ऊपर जब चाइना और इंडिया का हुआ था कन्फ्रंटेशन, उस समय आर्टिलरी फायर खोला गया था। सरकार की तरफ से तो परमिशन नहीं खोलने की थी, लेकिन टैक्टिकल कमांडर ने खोला। लिहाजा ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसे राहुल गांधी शायद उठाने की कोशिश कर रहे थे पार्लियामेंट में। अब दर्शकों, आपने सुन लिया एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने वाला हूं। आइए जरा आपको बताता हूं, यह है वो तस्वीर 2017 में जो डोकलाम में हुआ था, आप देख लीजिए। लेकिन आपको बता दूं दर्शकों, में हिंद के वीर डटे हुए हैं। जो लोग सवाल उठाते हैं वो इस तस्वीर को देख लें। हर तरह का तापमान झेलकर आपकी सुरक्षा में तैनात हैं भारतीय सेना। लेकिन दर्शकों, सेना तो तैयार है। आज संसद में राहुल गांधी ने जैसे ही सवाल किया, तुरंत गृह मंत्री अमित शाह तैयार और उन्होंने पलटवार भी किया है। और आपको बताऊं, मैं इसके बाद माहौल गर्मा गया था थोड़ी देर के लिए। हुई या नहीं हुई वो स्पष्टता करे। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, चाहे वो डोकलाम हो या गलवान हो, मैंने कहा ना, भारत और भारत के वीर, हिंद की सेना तो पहलवान है। ये सुन लें, अमित इसे एडजस्ट कर लें। विवाद की शुरुआत पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की एक किताब से हुई है दर्शकों। आपको बताऊं मैं, जनरल नरवणे रिटायर होने के बाद 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नाम से एक किताब लिखते हैं। हालांकि पूर्व आर्मी चीफ की एक किताब अब तक पब्लिश नहीं हुई है, यानी इस किताब में क्या है किसी को नहीं पता। लेकिन इस किताब में चीन के साथ कई अहम टकरावों का जिक्र किया गया है। किताब में लिखा है दर्शकों, लद्दाख में एलएसी के पास
चीनी मूवमेंट हुई थी। 31 अगस्त 2020 को रेचिनला में चीनी सेना के 4 टैंक काफी करीब आ गए थे। उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी इसकी खबर आर्मी चीफ को देते हैं, जिसमें कहा गया कि 4 चीनी टैंक पैदल सैनिक के साथ पूर्वी लद्दाख की ओर चढ़ रहे हैं। सेना प्रमुख ने तत्काल इसकी खबर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी। फिर दिल्ली को सेना प्रमुख को फ्री हैंड देते हुए एक्शन की पूरी छूट का आदेश मिल गया। दिल्ली से आदेश मिला दर्शकों, जो ये बताता है कि हमारी सरकार ने सेना के हाथ नहीं बांधे। किताब में तो यही लिखा है, शी जिनपिंग 16 जून को जल्द नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि 2 दशक में पहली बार चीनी सैनिक गंभीर रूप से हताहत हुए थे। ये सुन लें आप। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह इसका जिक्र किया, वो सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करता है दर्शकों, क्योंकि लद्दाख के गलवान में जिस तरह भारतीय सेना ने मोर्चा लिया था, गलवान की उस तस्वीर को पूरी दुनिया ने देखा और सेना को सराहा गया। बावजूद इसके राहुल लद्दाख के बहाने सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं और इसे देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, इसी को लेकर आज MM नरवणे साहब की प्रतिक्रिया आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। चाइना के जो टैंक्स थी वो हमारे बॉर्डर कैलाश रिज पर चढ़ रही थी। चाइनीज टैंक्स had entered our border. Listen, Chinese tanks. Firstly, we have not lost out in any territory. We are where we were before this whole thing started. But as a result of this agreement, it has been reached on the principle of mutual and equal security. So I think that should be the way we look at this whole disengagement process, that it is serves the interests of both countries to have a very stable LAC and with less chances of any confrontation taking place. अब आपने दावा और सच दोनों सुन लिया, लेकिन दर्शकों, आज राहुल गांधी को स्पीकर ने भी खास नसीहत दी। स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें बताया कि आप नियमों के विरुद्ध बोल रहे हैं, और वो क्या नियम समझाए आप खुद सुनिए। माननीय सदस्य, आसन से व्यवस्था देने के बाद भी आप लगातार आसन की व्यवस्था का अवमानना कर रहे हैं। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप सदन की मर्यादा को बनाए रखें। आप महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोले, नीतियों पे बोले, पॉलिसी पे बोले, आलोचना करें, लेकिन राष्ट्रीय हित के विषय पर अगर हम सेना की या सेना के कृत्यों की आलोचना करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। हम सुनने के लिए बैठे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आपको सुनने के लिए बैठे हैं, और ये जो मुद्दा उठा है उसका रूलिंग दे चुके हैं। चेयर से रूल 349 में एक रूलिंग दे चुके हैं। रूलिंग देने के बाद भी ये बार बार फिर से ये पढ़ रहे हैं। ऐसा सदन कैसे चलेगा सर? आप नियम ही पालन नहीं करेंगे, चर्चा बहस कैसे हो सकते हैं? इसमें रूलिंग दे चुके हैं चेयर ने कि आप मैगजीन का, न्यूज़पेपर का यहाँ बिना मतलब से कोट नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते हैं। बिना मतलब विरोधी अपोजिशन खुद बोलने नहीं चाहते हैं, और ऐसा यहाँ व्यवस्था खड़ा कर रहा है जिससे खुद भी नहीं बोलना चाहते, बाकी को बोलने नहीं देना चाहते। नियम से बहस होना चाहिए ना। दर्शकों, इस मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। कंगना रनौत भी सामने आई, प्रियंका गांधी भी आई। वो क्या कह रही हैं, सुनिए। जो रूल है, पब्लिश सोर्स, एक पब्लिश सोर्स होना चाहिए, चाहे वो मैगजीन हो चाहे वो किताब हो। ये मैगजीन में पब्लिश्ड है, एक्सेप्ट है किताब का, तो इसमें तो कोई अनऑथेंटिकेटेड सोर्स नहीं है, वो ऑथेंटिकेट कर लेंगे राहुल जी, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? डर किस बात का है? डर किस बात का है? बेसिकली अंदर जो है सारे नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, उत्पात मचाया जा रहा है। जिस बुक को एक तरह से पब्लिश ही नहीं किया गया, क्योंकि उसमें डेफिनेटली ऑथेंटिसिटी इज क्वेश्चनेबल। और जैसे रक्षा मंत्री जी ने कहा कि अगर वो ऑथेंटिक है तो फिर कोर्ट से उन लोगों ने, क्योंकि हम भी सेंसर सर्टिफिकेट लेने के लिए हर तरह के प्रमाण देते हैं, और जिसको नहीं मिलता है कहीं ना कहीं वो प्रमाणित नहीं होते, तो जो चीज प्रमाणित नहीं है उसको आप कोर्ट कर रहे हैं। कितना बड़ा ये एक जुर्म है, ये एक संगीन अपराध है। He has no respect for the parliament, for parliamentarian. अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, राहुल गांधी जो किताब छपी नहीं है ही नहीं, उसका दावा करते हैं कि उसमें ये लिखा हुआ है, और वो दावा कर रहे हैं कोई मैगजीन के हवाले से दर्शकों। लेकिन
जो जनरल नरवणे सच्चाई बताते हैं वो ये बताते हैं कि पीएम की तरफ से सेना को खुली छूट दी गई थी, लेकिन राहुल गांधी उसका जिक्र नहीं करते। वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं, 4 टैंक आए थे, 4 टैंक आए थे, यानी वो एक बात पर अड़े रहते हैं। अब दर्शकों में आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये वो तस्वीर है, राहुल गांधी को देख लेनी चाहिए आज, जहां देश को सच बताया है और जो दावा है सच है, वो जरा आपको सुनवाता हूं, सुनवाइए जरा। And the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No, sir. No, sir. No, sir. LOP only started. No. He is not yielding. He is not yielding. Sir. This is not. He is not yielding. LOP is not yielding. He is on the front. Defense Minister cannot. अब दर्शकों में आज आपको भी, राहुल गांधी को भी, और जिन लोगों को यह सच नहीं पता है कि भारत और चीन का टकराव कब कब हुआ है, उन्हें जानकारी दे देता हूं। चीन के साथ भारत का तनाव कोई नई बात नहीं है। चीन ने आजाद भारत से 1954 में पंचशील समझौता किया था। यह समझौता नेहरू और चीन के पूर्व पीएम चौ इन लेई के बीच में हुआ था। दर्शकों, समझौते के मुताबिक दोनों देश एक दूसरे पर आक्रामक कार्रवाई नहीं करेंगे। 8 साल का यह समझौता 1962 में जैसे ही खत्म हुआ, चीन ने हमला कर दिया, यानी 1962 की जंग चीन की तरफ से की गई पहली गद्दारी का सबूत है ये। इसके बाद से 2020 तक भारत चीन के बीच लगभग 7 टकराव हुए। 1967 में आपको जानकारी दे दूं, नाथुला में भारत चीन सैनिकों के बीच भिड़ंत हुई थी। तोपों, मशीनरी से लगातार कई दिन तक गोलीबारी दोनों ओर से जारी रही। हालांकि तब भी भारतीय सेना ने ऊंचाइयों पर पकड़ बनाकर जीत हासिल की। 1975 में तुलुंगला में गश्ती दल पर घात लगाकर चीन ने हमला कर दिया और अरुणाचल के जंगलों में तब 4 भारतीय जवान शहीद हुए। 2017 में डोकलाम में सड़क निर्माण को भारत वर्सेस चीन का टकराव हुआ था। आपको जानकारी दे दें, भूटान त्रिजंक्शन क्षेत्र में कई सप्ताह लंबा सैन्य गतिरोध चला। हालांकि डोकलाम में भी भारत को चीनी सेना को पीछे खदेड़ने में कामयाबी मिली और 2020 गलवान घाटी में हिंसक झड़प की तस्वीरें पूरे देश ने देखी थी। लेकिन गलवान में पहली बार चीन को भारत ने सबसे बड़ी चोट दी। 2021 में नाथुला सेक्टर में फिर धक्का मुक्की हुई और झड़प हुई। आपको बताएं, चीन के साथ आखिरी विवाद 2022 में हुआ था। तवांग में सैनिकों के बीच ये झड़प यांगत्से इलाके के पास हुई थी और उसको लेकर बड़ा एक्शन भी लिया गया था। लेकिन अब एक्सपर्ट से समझिए ये पूरा खेल क्यों रचाया जा रहा है, सुनिए जरा। भूटान और चाइना के बॉर्डर पर जो डोकलाम प्लेटू है, वहां से हिंदुस्तान के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर बहुत डोमिनेंस के साथ नजर रखी जा सकती है। लिहाजा वहां पे किसी तरह का रोड कंस्ट्रक्शन इंडिया के लिए भी एक किस्म से चुनौती थी। 73 दिन तक 2017 में बाकायदा एक फिजिकल मैन टू मैन फाइट चली इस बात के लिए कि उन्होंने चाइना की उस रोड को वहां पर निर्माण नहीं होने दिया और इवेंचुअली ब्रिक्स की समिट से पहले 73 दिन का ये युद्ध उस समय खत्म हो गया। दुख की बात यह है कि जब ये चल रहा था उस समय राहुल गांधी चाइना के एम्बेसडर के साथ डिनर कर रहे थे। एक लीडर ऑफ अपोजिशन को उसको सदन की मर्यादा रखनी चाहिए। सदन कैसे चलेगा? आज जिस तरह से वो आए थे, सोच समझ करके आए थे। लगातार सरकार हो, स्पीकर हो, सभी कह रहे थे, लेकिन वो बार बार एक ही शब्द का उल्लेख करके सदन को व्यवधान पैदा करना और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कैरेक्टर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कैरेक्टर ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर, ये शब्द का मतलब भारत में और सदन के भीतर चरित्र का हुआ और देश के भीतर विपक्ष का नेता चरित्र की चर्चा करे जिसका संवाद किसी तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं है, तो ये तो बड़ा चिंता का विषय है। एलओपी मुझे लगता है कि जब भाषण करने आते हैं पार्लियामेंट में तो एक बात वो पढ़ के आते हैं, उनको उसके बाहर जाकर दूसरी कुछ बात रखनी, वहां पर मुझे लगता है कि उनका कुछ प्रॉब्लम रहेगा। एलओपी को ये बात समझनी होगी कि ये सदन जो है नियम और कायदे से चलता है, नियम के ऊपर कोई भी नहीं है। नरवणे कोई छोटा आदमी नहीं था ना, वो तो सीडीएस थे ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ था ना।
तो उनकी कोर्ट क्यों नहीं कर रही थी? तो किताब छपी नहीं है, किताब छपाने नहीं दी होगी ना इन्होंने, इनके नाम डाले तो छपाने देंगे क्या है? समझने की बात है, तो ये गलत है। तो जो चीजें आपको स्वीकार्य न लगे और सहज करें उसको खारिज कर दें, ऐसे संसदीय लोकतंत्र नहीं। बल्कि मुझको लगता है कि अगर राहुल जी चुपचाप उनको बोलने दिया जाता इतनी बड़ी खबर नहीं बनती। अब ज्यादा बड़ी खबर हो गई। सरकार ने ऑब्जेक्ट करके ना एक तरह से कलई खोल ली। दर्शकों, विवाद चल रहा है और विवाद सिर्फ देश की संसद में नहीं चल रहा है, देश भर के अलावा पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैदान पर भिड़ेंगे नहीं भिड़ेंगे। पाकिस्तान ने कहा हम तो मैच खेलेंगे ही नहीं, लेकिन दर्शकों ये पाकिस्तान का डर है। वो जीतने से तो रहा, लगातार हार रहा था, तो इस बार खेलेगा ही नहीं। लेकिन अब पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। दर्शकों पहली तस्वीर दिखाता हूं, ऑपरेशन सिंदूर। पहले तो पाकिस्तान को हमने यहां पीटा और जमकर पीटा। दर्शकों ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान की दिमागी हालत भी खराब हो गई। अब अगली तस्वीर दिखाइए जरा। इसके बाद ये आपको याद है ना एशिया कप, यहां पर भी पाकिस्तान को पीटा। ये ट्रॉफी चोर कर भाग गए थे मोहसिन नकवी, देख रहे हैं ना, ये पाकिस्तान ट्रॉफी चोर है, ये दुनिया जानती है क्योंकि ये ट्रॉफी लेकर भाग गया है। भारत ने इसे यहां पर भी हराया था। अब अगली तस्वीर दिखाइए। अब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका तो पहुंच गया है, लेकिन कह रहा है कि भारत के साथ हम मैच नहीं खेलेंगे। तो हम भी कहते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है, खेलना हो खेलें, नहीं तो नहीं खेलें। अब आपको दिखाता हूं मैं, भारतीय टीम को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय टीम जाएगी, अपनी प्रैक्टिस करेगी, क्योंकि भारतीय टीम को पता है पाकिस्तान की टीम उसकी सेना की तरह बहुत कमजोर है और उसको हराने में भारत के जो खिलाड़ी हैं वो इत्मीनान से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तो मैदान छोड़कर भाग गया है। दर्शक दिखाइए जरा, पाकिस्तान मैदान छोड़कर भाग गया है। क्यों भाग गया है? क्योंकि कल हमारी अंडर 19 की टीम ने पाकिस्तान को फिर हरा दिया। यानी बड़े खिलाड़ी, बड़े प्लेयर्स तो हरा ही रहे, हमारे छोटे छोटे नए नए लड़के भी पाकिस्तान को जमकर पीट रहे हैं और इसलिए पाकिस्तान को डर लग रहा है। डर लग रहा है, पाकिस्तान का गला सूख रहा है, गला सूख रहा है, इसलिए वो मैदान छोड़कर भाग गया है। रिपोर्ट दिखाता हूं। कुटाई पिटाई धुनाई पाकिस्तान के लिए यह आम बात है। पाकिस्तान की पिटाई हुई तो बाप बाप करने लगा। एक तरफ टीम इंडिया पाकिस्तान को अंडर 19 वर्ल्ड कप से बाहर कर रही थी, दूसरी तरफ टीम इंडिया की पिटाई से डरा पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने से इनकार कर रहा था। पाकिस्तान सरकार ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया। वो हमारा डिसीजन नहीं है सर, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। वो जो हमारी गवर्नमेंट, हमारा चेयरमैन हमें बोलेंगे हमने वही करना है, तो वो जैसे कहेंगे हम करेंगे। दरअसल पाक के लिए यह फैसला आगे कुआं पीछे खाई जैसा था। अगर वो भारत के साथ खेलता तो बांग्लादेश नाराज होता और अब नहीं खेलेगा तो उसका बर्बाद होना तय है, क्योंकि पाक के इस फैसले के बाद आईसीसी आग बबूला है। खबर है आईसीसी पाकिस्तान पर पाबंदी का ऐलान कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को बड़ा धक्का लगेगा। और ऐसे में उसने कहा इज्जत बचा लो, मरता क्या न करता। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने मैच नहीं खेलने का निर्णय लिया है। और दर्शकों, पाकिस्तान तो पहले से डरा हुआ था, लेकिन इस बार डर में उसने ऐसा फैसला ले लिया जो आगे कुआं पीछे खाई है। पहले आपको बताता हूं, डर तो अभिषेक शर्मा का है, डर ईशान किशन का है, सूर्य कुमार यादव का है, अक्षर पटेल का है, हार्दिक पांड्या का है। और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भले ही श्रीलंका पहुंच गई है, श्रीलंका पहुंचने से पहले उसने बड़ा ड्रामा भी क्रिएट कर दिया है। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ नहीं खेलने का ऐलान किया है। पाक सरकार ने भारत के खिलाफ मैच के बाइकॉट की घोषणा की है। T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भारत पाक के बीच कोलंबो में मैच होना था। पाक सरकार ने कहा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की सरकार क्रिकेट टीम को आईसीसी वर्ल्ड कप T20 2026 में हिस्सा लेने की मंजूरी देती है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी। ना खेले, पाकिस्तान के इस फैसले को आईसीसी ने गंभीरता से लिया है। क्या किया दर्शकों, आईसीसी ने इस पूरे मुद्दे पर दुबई में आपात बैठक की। आईसीसी बड़ा फैसला लेने से पहले मंथन कर रहा है। उसे पाकिस्तान से आधिकारिक सूचना का भी इंतजार है। पाकिस्तान ने अब तक आईसीसी को इसकी जानकारी नहीं दी, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने।
पीसीबी ने। और आईसीसी ने कहा है कि वो सरकारों की नेशनल पॉलिसी का सम्मान करता है, लेकिन चुनिंदा मैच नहीं खेलना खेल बुनियादी सोच और इसकी पवित्रता के खिलाफ है। यह फैसला वर्ल्ड क्रिकेट और दुनिया भर के फैंस, खासकर पाकिस्तानी फैंस के हित में कतई नहीं है। इससे पाक क्रिकेट और पूरे क्रिकेट ऑर्डर पर असर पड़ेगा। उम्मीद है पीसीबी इस पर गंभीरता से विचार करेगी। दरअसल पाक ने अंडर 19 में हार के दौरान इसका ऐलान किया। दर्शकों, मैं तो कह रहा हूं अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली, जिसके बाद वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है और यही वजह है T20 वर्ल्ड कप में फिर से उसकी कुटाई हो सकती है, इसलिए वो डर कर भाग रहा है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं, हम तो कह रहे हैं ना खेले पाकिस्तान, वो तो पहले से ही हारा हुआ है, हमें तो पता है हारेगा, लेकिन फिर भी ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी क्या कह रहा है और भारत कैसे जवाब दे रहा है, सुनिए जरा। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है और मैंने आईसीसी की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था, आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं कि एक मुल्क के लिए आप कहें कि जी जो मर्जी जब मर्जी फैसला कर ले और दूसरे मुल्क के लिए टोटली ऑपोजिट फैसला करें। और इसीलिए हमने ये स्टैंड लिया है कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है, बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप को में उनको खिलाना चाहिए, वो एक बड़ा स्टेक होल्डर है और उनके साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा आईसीसी का स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने खेल भावना को लेकर कहा है, तो हम पूरी तरह आईसीसी से सहमत हैं। और लेकिन हम बीसीसीआई इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करेगी जब तक आईसीसी से हमारी बातचीत ना हो जाए। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं ये पाकिस्तान कैसे राजनीति कर रहा है। ये पाकिस्तान की सरकार है, इनसे अपना देश नहीं संभल रहा। अगली खबर दिखाऊंगा मैं आपको 9:30 बजे के आसपास, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, T20 वर्ल्ड कप में हम भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे, मत खेलिए। अगली तस्वीर दिखाइए। आईसीसी ने कहा है पाकिस्तान का क्रिकेट बर्बाद हो जाएगा। ये भिखारी पाकिस्तान जो जगह जगह लोन लेने के लिए जाते हैं, ये खुद शहबाज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अब कैसा एक्शन होगा इसका इंतजार किया जा रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार है। टीम इंडिया ने कहा कोई भी आए हम इसके लिए तैयार है। हालांकि पुरानी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि कैसे भारत अगर पाकिस्तान उसके साथ ना भी खेले तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों मैं कह रहा हूं, आइए जरा आपको दिखा। यह आखिरी मैच एशिया कप का आपको याद है ना, ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर भाग गया था। पाकिस्तान ने भारत को वर्ल्ड कप के नजदीक पहुंचा दिया है एक बार फिर से। पाक ने ना खेलने से भारतीय टीम को फायदा होगा, और क्योंकि भारत को बगैर खेले जीता हुआ मान लिया जाएगा। दर्शकों, आपको बताऊं, ऐसे में भारत को 2 पॉइंट मिलेंगे, पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका फायदा यह होगा कि भारत अंक तालिका में ऊपर हो जाएगा। आपको बता रहा हूं दर्शकों, अंक तालिका में ऊपर होने से सुपर 8 का रास्ता बिल्कुल आसान हो जाएगा। सुपर 8 का रास्ता आसान होने से कप जीतने की संभावना बढ़ेगी। वैसे भी अभी प्रबल है नंबर 1 T20 टीम है। ऐसा इसलिए क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में 4 ग्रुप बने। दर्शकों, भारत और पाकिस्तान वर्ल्ड कप के एक ही ग्रुप में हैं। बाकी 3 टीमें भारत पाक से काफी ज्यादा कमजोर हैं। प्रत्येक ग्रुप से 2-2 टीम सुपर 8 में जाएंगी और ग्रुप ए में भारत पाकिस्तान प्रबल दावेदार है। लेकिन आपको बताएं, दोनों के सुपर 8 में जाने की संभावना अब भी है। ऐसे में सुपर 8 में भारत का अंक भी ज्यादा होगा। ज्यादा मैच खेलने से रन रेट भी पाकिस्तान से काफी बेहतर होगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान से 1 मैच ज्यादा खेला होगा। लेकिन ऐसे में टीम इंडिया का फाइनल तक का रास्ता तय हो जाएगा, और अगर नॉकआउट में भी पाकिस्तान ने खेलने से मना कर दिया तो फिर पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा और भारत के पास कप के नजदीक पहुंचने का एक और मौका है। लेकिन पाकिस्तान की टीम, दर्शकों मैं बता रहा हूं आपको, ये लोग सिर्फ और सिर्फ मैदान से भागने वाले लोग हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट्स इस पर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। Yeah, let them support Bangladesh. You know, like why they're damaging the World Cup? But I don't think there. देखिए, the main thing is New Zealand, England, South Africa, Australia. They are the biggest country for the cricket, you know. And they're going to get the crowds, you know. They're going to get all the sponsorship. They're going to all the broadcaster will be very, very, very happy. अभी थोड़ा सा वो माहौल में है कि थोड़ा बांग्लादेश को सपोर्ट कर दें, थोड़ा सा ना सिंपैथी मिल जाए कि ना अभी हमने आपके साथ हम खड़े हैं, कदम उठाया है जो आप नो, तो वो अभी तक तो उस तरह से चल रहे हैं कि यार अभी तक तो ठीक है, पर अब खेलने आएगा वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा बिना वर्ल्ड कप में। यार कितने मतलब यार
आप ना कमर्शियल की बात करो, बहुत चीजें दांव पे लगी होती हैं। वो हमारा डिसीजन नहीं है सर, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। वो जो हमारी गवर्नमेंट, हमारा चेयरमैन हमें बोलेंगे, हमने वही करना है, तो वो जैसे कहेंगे हम करेंगे। ये कहते हैं ना, हमारे विनाश काल है विपरीत बुद्धि। क्योंकि अगर आपने नहीं खेलना है तो अगर आप ये मैच खेल के आपने पॉइंट्स कंसीड कर दिए और आप आगे अगर इंडिया से मिलते हैं तो तब भी नहीं खेलेंगे क्या? तो अगर ये बात आपने तय कर ली है तो आईसीसी के पास कोई आपने रास्ता छोड़ा नहीं है। आईसीसी विल हैव टू किक देम आउट, बिकॉज ये तो ब्लैकमेलिंग होगी ना, ये तो कॉर्नर कर दिया। और किसके लिए? क्योंकि अब मुद्दा क्या है, देखिए रीजन ये क्या है कि बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको किक आउट करके बांग्लादेश को आप बुला लेते हैं तो फिर आपके पास क्या लोकल स्टैंडर्ड रह जाएगा? आप कैसे शक्ल बचाएंगे अपनी? अब दर्शकों, ये पूरा विवाद पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में हो रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि वो बांग्लादेश की टीम को सपोर्ट करे, इसलिए वो ये कर रहा है। दिखाइए जरा, इधर बांग्लादेश की टीम बाहर हो गई, लेकिन अब खबर तो यह है दर्शकों, अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अब पाकिस्तान को भी बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा और इसलिए अब इसकी चर्चा की जा रही है कि पाकिस्तान पर जबरदस्त एक्शन लेने वाला है आईसीसी। कैसे दर्शकों, दिखाता हूं मैं। पाकिस्तान पर बैन लग जाएगा। पाकिस्तान की टीम ने उड़ता हुआ तीर ले लिया है, आसान भाषा में कहें तो पाक टीम बड़ी मुश्किल में फंस सकती है। जानकारी आपको दे रहा हूं, पाक के खिलाफ आईसीसी बड़ा फैसला कर सकता है। द्विपक्षीय सीरीज पर रोक लग सकती है। इसके अलावा विदेशी टीमें पाकिस्तान नहीं जाएंगी और पाक टीम भी विदेश धरती पर कोई मैच नहीं खेल पाएगी। एशिया कप से बाहर कर दिया जाएगा और पाकिस्तान का एक्सपोजर बिल्कुल बंद हो जाएगा। आप इसे ऐसे समझिए, पाकिस्तान में होने वाला पीएसएल भी बंद हो जाएगा। पाकिस्तान में पीएसएल भारत के आईपीएल जैसा टूर्नामेंट है। टूर्नामेंट में आईपीएल की तरह विदेशी खिलाड़ी आते हैं, लेकिन आईसीसी इस टूर्नामेंट में विदेशी खिलाड़ियों पर रोक लगा सकती है, जिससे पीएसएल की ब्रांड वैल्यू पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। साथ ही पाक पर भविष्य में मेजबानी का भी खतरा है। दरअसल आईसीसी सदस्य देशों को मेजबानी सौंपता है और एशिया कप, वर्ल्ड कप के मैच उन्हें अलॉट भी किए जाते हैं। आईसीसी भविष्य में पाक को ऐसी मेजबानी से वंचित कर सकता है। इन सब का सीधा असर पाकिस्तान की क्रिकेट पर पड़ेगा और पीसीबी की 2 से 4 पैसे की कमाई भी नहीं होगी, उसे भी पलीता लग जाएगा। इस एक्शन से पाक में क्रिकेट पूरी तरह से बंद हो जाएगा। दर्शकों, ताला लग जाएगा, जैसा आप देख रहे हैं। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कि इधर पाकिस्तान पर जबरदस्त एक्शन हो रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान पूरी तरह से गरीब है। गरीब, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दर्शकों? गरीब भी कहना ठीक नहीं होगा, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। ये लोग तो भिखारी हैं दर्शकों। तस्वीर देख के मुझे याद आया, पीसीबी की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब है और ज्यादा खराब हो जाएगी और पीसीबी को आईसीसी से उसकी कमाई का 6% हिस्सा मिलता है। भारतीय रुपये में आईसीसी टीम के नाते उसे 290 करोड़ रुपए देता है, जो पाकिस्तानी करेंसी में कितना होता है? 960 करोड़ रुपए से ज्यादा। अब अगर पाक की टीम भारत से नहीं खेलेगी तो यह रकम रुक जाएगी, बैन लग जाएगा। पाकिस्तान जैसे भिखारी देश के लिए यह बहुत बड़ी रकम है, दुनिया जानती है। और वर्ल्ड कप में खेलने के लिए हर टीम को एक रकम मिलती है। दर्शकों, आईसीसी वर्ल्ड कप की हर एक टीम को करीब 2.5 करोड़ रुपए देती है। अगर पाकिस्तान जिद पर अड़ा रहा तो आईसीसी इसे भी रोक देगी। और आपको जानकारी देता हूं, वर्ल्ड कप में रैंकिंग के आधार पर भी पेमेंट की जाती है। कैसे? 5वें से 12वें पायदान पर रहने वाले को 4 करोड़ रुपए मिलते हैं। वर्ल्ड कप जीतने पर 27 करोड़, रनर अप को 15 करोड़ रुपए मिलते हैं। पाक खेलने से मना करता है तो उसे 7 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो फाइनल तो जीतने से रहा। और आईसीसी का अपना भी कोड ऑफ कंडक्ट है। आपको जानकारी दे दूं, पाक बॉयकॉट करता है तो उस पर एक्शन होगा। उस पर 18 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसलिए ये लोग अभी से भीख मांगने की तैयारी कर रहे हैं। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, ये पूरा विवाद जो है ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में शुरू हुआ और बांग्लादेश को सहारा देने के चक्कर में पाकिस्तान भी बर्बाद हो रहा है दर्शकों। लेकिन आपको बताता हूं इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई और इसकी पूरी टाइमलाइन क्या है। आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं। यह पूरी तरह क्रिकेट के मैदान का सियासी मामला है दर्शकों, समझिए इसे, क्योंकि भारत बांग्लादेश के बीच तनाव का माहौल पहले ही है और भारत ने आईपीएल से एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को बाहर कर दिया, मुस्तफिजुर को, जिसके बाद बांग्लादेश ने भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया। अब बांग्लादेश ने तो सुरक्षा का हवाला दे दिया, वो भी झूठा, और श्रीलंका में खेलने की मांग रखी। लेकिन हुआ क्या?
पाक ने बांग्लादेश का साथ देते हुए उसे भारत के खिलाफ भड़काया। कहा कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर होगा तो वो भी नहीं खेलेगा। लेकिन हुआ क्या दर्शकों, आईसीसी ने वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को बाहर कर दिया। पाकिस्तान की एक नहीं चली। आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को एंट्री दी। अब पाकिस्तान ने आईसीसी पर दोहरे रवैये का आरोप लगा दिया है। आपको जानकारी दूं, आईसीसी के सख्त तेवर के बाद उसकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि पाक टीम नहीं खेलती तो उसकी मुश्किल बढ़ती। और इसलिए पाकिस्तान ने आनन फानन में अपनी टीम का पहले तो ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के इस फैसले के बाद बांग्लादेश सरकार काफी नाराज हो गई, जिसके बाद पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने एक बयान दिया और नकवी ने कहा उन्होंने पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से बात की है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, ये पाकिस्तान की सरकार तय करेगी। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से 2 विकल्पों पर बात की गई है। आपको जानकारी दे दूं, पहला ये पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेले लेकिन बांग्लादेश का साथ दे। दूसरा, साथ ही मैच में काली पट्टी पहनकर जाएं और भारत के साथ मैच खेलने से मना कर दें। तो पाकिस्तान ने आखिर में भारत से खेलने से मना कर दिया, यानी दूसरा विकल्प चुन लिया है। लेकिन दर्शकों, आपको बताऊं, इसे लेकर भारत में भी बयानबाजी तेज हो रही है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया। खेलेंगे लेकिन इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे, भारत के साथ नहीं। क्या कहेंगे सर? ये तो भारत सरकार को अपनी विदेश नीति पे विचार करना पड़ेगा कि किस दिशा में विदेश नीति उनकी जा रही है। अभी तक शहबाज शरीफ खुद ही कहते हैं कि भीख का कटोरा लेके हम और असीम मुनीर पूरे दुनिया में घूमते रहते हैं। भारत में नहीं खेलने से एक कटोरा पीसीबी को भी मिल जाएगा। हमारी गलती थी कि हमने पाकिस्तान को मौका दिया कि वो बाइकाट करे। हमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही फर्म डिसीजन लेना चाहिए था। ये हमारी विदेश नीति की विफलता है। जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है कि जिस देश को आपने पैदा किया उस देश को ही अगर दुश्मन बना लिया। इस समय हम चारों तरफ से जितने भी नाइबर्स हैं, हम नाइबर फर्स्ट के हिसाब से अपने पड़ोसियों को सहायता भी करते हैं। फिर भी कोई देश अगर हमारे साथ नहीं तो मुझे लगता है भारत सरकार को आत्मचिंतन करना। पाकिस्तान ने मना करा है और पाकिस्तान ने जिस तरह से मना करा है उसका जवाब हमें पहले देना चाहिए था। हमें उनसे किसी तरह के रिश्ते नहीं रखने चाहिए। लेकिन अब मैं खबर आपको बता रहा था पाकिस्तान की। ये पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान से भाग गया है और आपको बताऊं, इनको तो इनके घर में ही मारा जा रहा है। गृह युद्ध हो रहा है पाकिस्तान में। अब आप सोचिए पाकिस्तान क्या ना करता, यानी मरता क्या ना करता। यही पाकिस्तान का हाल हो गया। दिखाइए पहली तस्वीर, ये आप देखिए, पूरा पाकिस्तान जल रहा है। बीएलए इस समय पाकिस्तान में कोहराम मचा रहा है और मुनीर की सेना भाग रही है। फुल फ्रेम दिखाइए जरा। अब मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों, पूरे पाकिस्तान में इस समय बलूच आर्मी ने कहर बरपा दिया है और यहां अभी धुआं धुआं नजर आ रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, कई जगह पर आगजनी की खबर भी मिल रही है। ये आप देख रहे हैं पूरा इलाका कैसे धुआं धुआं हुआ। लेकिन अब बलोच की लेडी आर्मी आ गई। ये मर्दानी ब्रिगेड कैसे मुनीर की सेना को ललकार रही है, सुनवाइए, फिर से प्ले कीजिए। बलूच राज करने बस ब्याह राम फर्स्ट न कब तक अब बलोच आर्मी ने थाने पर कब्जा कर लिया, यानी एक तरफ सेना को निशाने पर लिया और दूसरी तरफ पाकिस्तानी पुलिस को भी। दिखाइए फुल फ्रेम। अब दर्शकों मैं आपको बता रहा हूं, यहां जो भी होता है पाकिस्तान में, चाहे वो गृह युद्ध हो, कोई हमला हो, पाकिस्तान को सिर्फ भारत 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 दिखता है। और फिर से देखिए जरा कैसे गिदड़ भपकी दे रहा, सुनवाइए। हिंदुस्तान की 4 खबरें जो अभी हमने जहन्नम हासिल किया है। हिंदुस्तान सुन लो, अगर पाकिस्तान का अमन खराब करने की कोशिश की तो आपका हाल इनसे भी बुरा होगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अब दर्शकों मैं बताता हूँ, ये कितनी धमकी दे दें, गीदड़ भपकी दे दें, लेकिन ये झूठ है, क्योंकि आप देखिए कबाड़ बना दिया है बीएलए ने और ये पाकिस्तानी सेना है दर्शकों।
कई जगह पर कब्जा कर लिया। दिखाइए फुल फ्रेम। अब दर्शकों मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा। ये सेना को ठोक रहे हैं, पुलिस को ठोक रहे हैं और बीएलए यहां पर परेड कर रही है। दिखाइए जरा तस्वीर, ताकत दिखा रही है बीएलए। यहां पर बीएलए ने अपना झंडा फहरा दिया। दर्शकों देख रहे हैं आप, बीएलए के डर से पाक आर्मी पैंट छोड़कर भाग गई है। सोचिए आप, पतलून भी छोड़कर भाग गए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बवाल मचा है। धमाकों से पूरा इलाका दहला हुआ है। कहीं आग तो कहीं धुएं का गुबार है। मुनीर की लगाई आग से जबरदस्त आक्रोश है। अब मुनीर को बलूचिस्तान की महिलाएं भी ललकार रही हैं। बंदूक की धाएं धाएं फील्ड मार्शल की धड़कन बढ़ाने के लिए काफी है। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, ये एक तस्वीर जो सामने आ रही है पाकिस्तान से, वो टुकड़े टुकड़े वाली तस्वीर। यानी पाकिस्तान में बलोच अब पूरी तरह से आजाद होकर ही रहेंगे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में गृह युद्ध चल रहा है। दर्शकों जानकारी आपको दे दूं, बीएलए और पाक आर्मी के बीच खूनी संघर्ष जारी है। पाकिस्तान इसे दुनिया से छिपाने की कोशिश में लगा हुआ है। सच्चाई ये कि बलूचिस्तान पर बीएलए विद्रोहियों का कब्जा है। बलूच मुक्ति सेना ने पाक आर्मी कैंप पर हमला किया। कैंप पर बमबारी कर उसे कबाड़ में तब्दील कर दिया। थाने पर अटैक किया जिसमें कई पाक पुलिस वाले मारे गए। बीएलए विद्रोहियों ने थाने में रखे हथियार लूट लिए। मुनीर की सेना ने ड्रोन से बलूचिस्तान में खून बहाया। पाक आर्मी ने 92 विद्रोहियों को मारने का दावा किया है। वहीं बीएलए ने 84 सेना के जो जवान हैं उन्हें मारने का दावा किया है। बलोच मुक्ति सेना में महिलाएं भी शामिल हो गई हैं। हाथों में हथियार लेकर मुनीर को चेतावनी दे रही हैं। वीडियो जारी कर कहा, पाक हमसे नहीं टकरा सकता। बलूच विद्रोहियों का दावा है कि इलाके में जनता उसके साथ है और बलूचिस्तान में विद्रोह के हालात नए नहीं हैं। दशकों से पाक से अलग होने की मांग उठ रही है। यह इलाका मिनरल्स और दुर्लभ खनिज से भरा हुआ है, जो ग्वादर पोर्ट आप देख रहे हैं। इसलिए सरकार दूसरे राज्यों के लिए इसका इस्तेमाल करती है। यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिलता, वो मूलभूत चीजों के लिए तरसते हैं। इसलिए यहाँ पर विद्रोह की आग अब तेजी से भड़क रही है। दर्शकों मैं आपको बताता हूं कैसे इसे लेकर दुनिया भर में यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का टूटना अब तय है। सुनिए जरा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अब छोटे छोटे एम्बुश लगा के हिट एंड रन वाली टैक्टिक्स के ऊपर काम नहीं करती, बल्कि अब वो कोऑर्डिनेटेड अटैक करती है, प्लानिंग के साथ अटैक करती है। और अब उसको मदद भी मिलने लगी है तहरीके तालिबान पाकिस्तान से भी, अफगानिस्तान के तालिबान से भी, और उसके हाथ में वो हथियार भी लग गए हैं जो अफगानिस्तान में अमेरिका छोड़कर गया था। और उसके साथ अब उसने अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी भी बदल दी है। इसमें ज्यादा पढ़े लिखे लोग शामिल हो रहे हैं और अब बलूचिस्तान से करीब करीब हर जगह से उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को रोज मारा है, रोज खदेड़ा है। और पाकिस्तान की आर्मी वहां से कहीं कहीं तो चूहे की तरह से भागती हुई नजर आ रही है। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, सीधे आपको लेकर चल रहा हूं छत्तीसगढ़ के बाद लेकर चलूंगा उत्तर प्रदेश। लेकिन पहले छत्तीसगढ़ में कहीं हमला किया जा रहा है हिंदुओं पर, तो यूपी में स्कूल में नमाज पढ़वाई जा रही है हिंदू छात्रों से। दर्शकों पहले आपको दिखाता हूं छत्तीसगढ़ की तस्वीर। दिखाइए, गरियाबंद में सांप्रदायिक तनाव है। दर्शकों दिखा रहे हैं आप, दिखाइए फुल फ्रेम, कैसे हमला किया गया, आगजनी की गई। अब दर्शकों आपको बताता हूं, भीड़ ने 3 से 4 गाड़ियों को जला दिया। देख रहे हैं आप, ये पूरी कार आग का गोला बन गई। दिखाइए फुल फ्रेम, कैसे कबाड़ हो गई है, बाइक जलकर राख हो गई।
हाथ हटाओगे भैया, दूसरों का भी दर्शकों, दावा किया जा रहा है यह विवाद काफी पुराना था, लेकिन भीड़ ने आरिफ और उसके साथियों का घर जला दिया। देख रहे हैं आप, ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, यानी दोनों पक्षों की तरफ से हमला किया गया। अब दर्शकों इधर आगजनी हो रही है और इधर कई सारे हिंदू घायल हुए हैं। दावा किया गया कि मुस्लिम पक्ष के लोगों ने मारा और इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमला एकाएक किया गया। अब दर्शकों आपको बताता हूं मैं, जैसे ही ये विवाद बढ़ा पुलिस की टीम तैनात हो गई। देख रहे हैं आप, ये पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं गरियाबंद जिले छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से लेकर यूपी के मथुरा तक कट्टरपंथी बेकाबू हो रहे हैं। गरियाबंद में मंदिर पर हमले के आरोपी आरिफ ने गांव के लोगों के साथ मारपीट की। गुस्साए ग्रामीणों ने आरिफ और उसके सहयोगियों के घरों में आग लगा दी। 1.5 साल पहले उन्हीं लोग गांव के शिव मंदिर को तोड़े थे। लगता है वही विवाद से लेके गांव के ग्रामीणों को जहां जहां भी मिल रहे हैं उनको मार रहे हैं। एक गांव का भोलू खान का लड़का आरिफ खान था और 2 लड़के बाहर से थे। यूपी के मथुरा में स्कूल का कट्टरपंथी प्रिंसिपल बच्चों को जबरदस्ती नमाज पढ़वाता था, बच्चों पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाता था। प्रिंसिपल के खिलाफ जांच शुरू हुई, लेकिन सवाल है पत्थरबाजों से लेकर स्कूल के प्रिंसिपल तक कट्टरपंथियों पर रोक कैसे लगेगी। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, छत्तीसगढ़ का गरियाबंद कैसे आग का गोला बन गया, कैसे वहां आगजनी हुई, कैसे विवाद हुआ, उसकी एक एक तस्वीर आइए जरा आपको बता दें। ये प्रतीकात्मक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में हिंसा के बाद काफी ज्यादा तनाव है। आरिफ और उसके साथियों ने कुछ हिंदू युवकों पर हमला कर दिया। जानकारी आपको दे रहा हूं, पत्थर और हथियारों से गांव के लोगों पर जानलेवा हमला किया गया। खबर यह है कि हमले से गुस्साए ग्रामीणों ने आरिफ के घर में आग लगा दी, जो आप देख रहे हैं। आरिफ के सहयोगियों के घर को भी आग के हवाले कर दिया गया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने 3 से 4 गाड़ियों को भी फूंक दिया। खबर यह, मौके पर पहुंची पुलिस के साथ ग्रामीण भिड़ गए। इतना ही नहीं, ग्रामीणों के पथराव में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। जानकारी यह है कि गांव में एक पुराना शिव मंदिर है दर्शकों, और आरिफ और उसके साथियों ने 1.5 साल पहले मंदिर में तोड़फोड़ की थी। ग्रामीणों की शिकायत के बाद आरिफ को जेल भेज दिया गया था, लेकिन कुछ दिन पहले आरिफ जेल से बाहर आ गया। बस आरिफ ने शिकायत करने वालों पर इसके बाद हमला कर दिया। मुस्लिम समुदाय के हमले में 3 से 4 हिंदू घायल हो गए और हमले से हिंदू पक्ष ने आरिफ के घर को आग के हवाले कर दिया। आगजनी में 3 से 4 गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई हैं। पुलिस ने आरिफ समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और तनाव के बाद गांव में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। अब आपको सुनवाते हैं जिन पर आगजनी के आरोप लगे हैं, वो क्या कह रहे हैं, पीड़ित पक्ष क्या कह रहा है, सुनिए जरा। कुछ बात ही नहीं हुआ सर, हम लोग बाइक से उतरे और उन लोग कार में आए और पत्थर से सीधा वार किए। उन लोग 2 लड़के थे, निकले कार से और कार में ही था पत्थर। पहचानते कौन लोग है वो? हाँ, गांव से आरिफ खान है और एक लड़का बाहर का है। ये हमारे गांव में 1.5 साल पहले उन्हीं लोग गांव के शिव मंदिर को तोड़े थे। उसका भी कोर्ट में केस चल रहा है और वो लोग जमानत से छूट गए हैं। लगता है वही विवाद से लेके गांव के ग्रामीणों को जहां जहां भी मिल रहे हैं उनको मार रहे हैं। हाँ, वही लड़का है जो गांव के शिव मंदिर को तोड़ा था। आरिफ नाम का पुराना आरोपी है, उसके द्वारा गांव में आके ग्रामीणों के साथ मारपीट किए और पास में 2 गांव में भी जाके उसके द्वारा मारपीट किया गया था, जिस पर से थाना राजीव में 3 FIR हुआ है। और उसके बाद ग्रामीणों के द्वारा आक्रोशित होकर गांव में उसमें घरों का उनका घेराव किए और घेराव करके उनके घरों में आगजनी किए और 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपी में तो गजब भी कर दिया गया। यूपी में स्कूल में, दर्शकों दिखाइए जरा स्कूल, यहां स्कूल में बच्चों को नमाज पढ़ाई
दावा किया गया कि हिंदू छात्रों को जबरन नमाज पढ़वाई गई। अगली तस्वीर दिखाइए। दावा किया गया कि यही है वो शिक्षक प्रिंसिपल जिसका नाम है जान मोहम्मद, ये डरा धमकाकर बच्चों को नमाज पढ़वाता था। सोचिए आप जरा कितना प्रेशर बनता होगा बच्चों पर। अगली तस्वीर दिखाइए। अब अधिकारी ने एक्शन लिया है और प्रिंसिपल को हटा दिया गया है। लेकिन दर्शकों, मामला काफी गंभीर है और इस मामले के जैसे ही ये सामने आया है, इसके बाद विरोध और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आइए आपको बताता हूं आखिर पूरा मामला क्या है। मथुरा के स्कूल में नमाज पढ़वाने का मामला सामने आया। आरोप है कि प्रिंसिपल जान मोहम्मद, जो आपको दिख रहा है दर्शकों, ये बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहा था। बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता, हिंदू बच्चों को। बीजेपी नेता दुर्गेश प्रधान ने इसकी शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी से की। बीजेपी नेता ने प्रिंसिपल जान मोहम्मद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा बच्चों को डरा धमकाकर यह नमाज पढ़वाई जाती थी। प्रिंसिपल हिंदू धर्म की बुराई भी करता था। इस्लाम को अच्छा बताते हुए इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाता था। जानकारी आपको दे दर्शकों, स्कूल में तबलीगी जमात के लोग भी आया करते थे और बच्चों और उनके परिवार वालों पर धर्मांतरण का दबाव बनाते थे। स्कूल में राष्ट्रगान नहीं कराने के भी संगीन आरोप लगे हैं। इतना ही नहीं, शिकायत के बाद प्रिंसिपल जान मोहम्मद को सस्पेंड कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच के लिए समिति का भी गठन कर दिया है। और क्या कह रहे हैं अधिकारी इस पूरी घटना के बाद, सुनवाता हूं आपको। काफ़ी समय से इनकी शिकायतें जा रही थी कि बच्चों को डरा धमका करके नमाज पढ़ाना और बच्चों को हमारे धर्म के प्रति भड़काना, बच्चों को हमारे देवी देवताओं का अपमान करना और बच्चों को ये कहना कि आपका धर्म खराब है, हमारा धर्म मुस्लिम धर्म अच्छा है, इस्लाम धर्म अच्छा है, इस्लाम धर्म को अपनाओ, इस तरीके की शिकायतें जा रही थी। कट्टरपंथी विचारधारा को लेकर के यहाँ ये रह रहे थे। ये इन शिकायतों पर हमने शिकायतें की। अगर इस तरीके की कट्टरपंथी विचारधारा है तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जान मोहम्मद प्रधानाध्यापक है नौझील के, वो कहीं ना कहीं इस्लामीकरण का प्रयास कर रहे हैं और स्कूल के बच्चों को नमाज पढ़ाने पर मजबूर करते हैं। इस टाइप की शिकायतें मुझे मिली गई। अभी मेरे संज्ञान में वीडियो और फोटोज नहीं आई हैं और क्योंकि इस्लामीकरण करना भी अपने आप में एक गंभीर आरोप है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने उनको निलंबित किया। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये जो मैंने निलंबन जो किया है वो अंतिम नहीं है, अंतरिम है। जैसे ही समिति हमारी जांच रिपोर्ट दे देगी तो हम आगे की करेंगे। अब दर्शकों, आपसे जुड़ी हुई खबर, आपके काम की खबर। आप अगर खाना बनाते हैं या बनाती हैं तो आपको यह खबर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि खाने में जीरा तो डाला ही जाता है और ये जीरा नकली आ रहा है दर्शकों। मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको दिखाता हूं। तस्वीर दिखाइए जरा। ग्वालियर मध्य प्रदेश से खबर सामने आई। बाजार में जहरीला जीरा बिक रहा है दर्शकों। जहरीला जीरा, बताइए, जीरा भी जहरीला बनाया जा रहा है। और ये जो दिखा रहा हूं मैं आपको, ये नकली जीरा है। आप इसे पहचान नहीं पा रहे होंगे, दिखाता हूं मैं आपको, दिखाइए जरा। पैकेट असली है, यानी पैकेट असली है और जो अंदर माल भरा हुआ है वो नकली है। ये देखिए, ये पूरी की पूरी जगह जहां सील कर दिया गया है इसे, ये पैकेट्स आप देख लीजिए, असली पैकेट बनाए जा रहे हैं। कवर असली है, चमचमाता हुआ नया, बिल्कुल डेट लिखी हुई है और अंदर 505 जीरा नकली है। नकली है दर्शकों, मजाक नहीं कर रहा मैं आप। और ये चौंकाने वाली बात है। अब किसी को दाल में अगर जीरा डालना हो तो वो भी अब कहेगा कि क्या करें, जीरा डालें कि नहीं डालें। यही तो दिक्कत है दर्शकों। देश में ऐसी तमाम खबरें सामने आती हैं, लेकिन यह खबर तो चौंकाने वाली है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नकली मसाला नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस ने नकली जीरा बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। 46 नकली बोरी जीरे की मां शीतला कोल्ड स्टोरेज से बरामद की गई हैं दर्शकों, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। जब्त नकली जीरे की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए से ऊपर है। नकली जीरे को ब्रांडेड पैकेट में भरकर बेचा जा रहा था। नकली जीरे की सप्लाई शिव पुजारी ब्रांड के नाम से हो रही थी। गुजरात की एक कंपनी है और उसी के मालिक ने पुलिस से शिकायत की। दिलचस्प बात तो यह है। फिर 3 आरोपियों को ग्वालियर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको जानकारी दूं, हितेश सिंघल, मनोज और टीटू अग्रवाल नकली रैकेट चला रहे थे जीरे का। नकली जीरा बनाने के लिए ये लोग सौंफ के बीज को लाते थे। इसके बाद सौंफ के बीज पर काली सीमेंट का लेप लगाते थे दर्शकों। सोचिए जरा क्या कर रहे हैं ये लोग। फिर स्टोन पाउडर और कुछ केमिकल मिलाते थे और उसके बाद ये ऐसा जीरा तैयार होता था जो मैं आपको दिखा रहा हूं। लेप और केमिकल के बाद
सौंफ के बीज को पॉलिश किया जाता दर्शकों, फिर वो सौंफ बिल्कुल जीरे की तरह लगने लगती। इससे किसी को शक नहीं होता कि ये जीरा असली है या नकली है। लेकिन दर्शकों, ये आपकी सेहत से जुड़ी खबर है, आपको सावधान रहना चाहिए। सुनिए जरा कैसे एक्शन लिया अधिकारी क्या कह रहे हैं। बड़ापुर क्षेत्र में एक फ्रॉड करके जीरा बनाने की कंपनी चला रहे 46 बोरे नकली जीरे की बरामद किए हैं। मूलतः ये मामला जो है कॉपीराइट एक्ट से जुड़ा हुआ है। बीएनएस में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। सौंफ के बीज पर सीमेंट और रासायनिक पदार्थों का लेप लगाकर जीरा बनाया जा रहा है और बेचा जा रहा है। इसमें जीरे को जब्त किया गया है, जो नकली जीरा बताया जा रहा है जब्त किया गया है, जांच के लिए भेजा जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, इसकी बड़ी कार्रवाई की है, एक्शन की तैयारी भी की जा रही है। लेकिन मार्केट में नकली जीरा और कई मसाले हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं। इसलिए हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे सावधानी बरतनी है और अच्छे मसाले खाने, नकली जीरा नहीं खाना है। दिखाते हैं आपको। जीरे का इस्तेमाल हमारे और आपके घर में रोज होता है, तरह तरह के चीजों में, सब्जियों में। इसलिए जीरा खरीदते समय कुछ बातों का ख्याल आप जरूर रखें। असली जीरा हल्के भूरे रंग का और सुगंधित होता है। असली जीरा हाथ में रगड़ने पर अच्छी खुशबू देता है और रंग नहीं छोड़ता, यह खास बात है। जबकि नकली जीरा चमकीला होता है, यह सुगंधित भी नहीं होता है। असली जीरा पानी में डूबता है और नकली पानी के ऊपर रह जाता है। बड़ी बात यह, अगर किचन में नकली जीरा आ गया तो हम सब बीमार हो जाएंगे। इसलिए नकली जीरे में सीमेंट और केमिकल का लेप लगा रहे हैं ये लोग, आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये लेप सीधे हमारी किडनी, लिवर और पाचन तंत्र को डैमेज करता है। लगातार नकली जीरे के इस्तेमाल से कैंसर का भी खतरा मंडरा रहा है। नकली जीरा पथरी और फेफड़ों पर भी काफी असर डालता है। इसलिए हमेशा FSSAI प्रमाणित ब्रांड वाला जीरा ही आप खरीदें और संदेह होने पर लोकल फूड सेफ्टी विभाग को इसकी सूचना दें ताकि आप लोग सेहतमंद रहें। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अधिकारी। आजकल बहुत ज्यादा देखा जा रहा है कि कई शहरों के अंदर बड़ी बड़ी खेप नकली जीरे की पकड़ी जा रही है, जो कि सौंफ के दानों के ऊपर मिट्टी वाला रंग चढ़ा के बेच रहे हैं। अगर सोचिए आप ऐसा जीरे का सेवन कर रहे हैं अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, तो उसके कितने ज्यादा बॉडी पे नुकसान हो सकते हैं। पहला नुकसान, अगर आप नकली करने लग रखे हैं सेवन जीरे का, तो वो आपके अंदर कैंसर जैसी समस्याओं को बना सकता है। दूसरा नुकसान, ब्लोटिंग, भारीपन, पेट के अंदर एक अफारे जैसी सेंसेशन देना। तीसरा, जो मिट्टी का कलर उसमें घोल के दे रहे हैं वो आपकी किडनी में जाके पथरी बना सकता है, आपके गॉल ब्लैडर में जाके स्टोन बना सकता है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, जो असर के लिए आप उस जीरे का सेवन करने लग रखे हैं वो बॉडी के अंदर असर ही नहीं आएगा। नॉर्मली हम लोग जब जीरे का सेवन करते हैं तो हम उससे सोचते हैं कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो स्टमक है, हमारी जो आंतें हैं वो हेल्दी रहेंगी, डिटॉक्स रहेंगी, एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा। बट ये नकली जीरा आपके जीवन को और आपके स्टमक को खराब कर रहा है, ना कि अच्छा। दर्शकों, आप सावधान रहें, आपकी सेहत का सवाल है, इसलिए हमने आपको जानकारी दी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है संत प्रेमानंद जी महाराज से। हम सभी अपनी जिंदगी की कहानी के नायक हैं, हीरो हैं। अक्सर हमें लगता है कि सफलता पाने के लिए हमें सुपरमैन बनना होगा, सारे काम खुद करने होंगे और जीत का पूरा श्रेय भी हमें मिलना चाहिए। ये सोच हमारी असफलता का कारण बन सकती है। जब हम सारा बोझ उठाने की कोशिश करते हैं दर्शकों, तो हमारे दिमाग पर बोझ बढ़ता है, थकान होती है। जब हम टीम वर्क पर फोकस करते हैं तो हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं। ये जीत का सबसे बड़ा सूत्र है। ये थ्योरी आप अपने ऑफिस और घर दोनों जगह पर लागू कर सकते हैं। अपना विशेष ख्याल रखिएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH